अर्पित नीट बैच में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज अर्पित नीट बैच की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप सभी के सामने लेकर के आए हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या आप इसको कह सकते हो मोल कंसेप्ट। तो बताओ भाई कैसी है आपकी एनर्जी, है ना। देखो ये तो रिकॉर्डेड क्लास है पर आप एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत अटेंटिव होकर के पढ़ना। देखो फेलियर सबके लाइफ में आते हैं, मैं बार बार फेलियर फेलियर बोलता रहता हूं कि आप कभी ये मत सोचो कि आप फेल हो, है ना। फेल कौन होता है? जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है उसे हम फेलियर बोलते हैं। यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हो और आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी आपकी जो एज है, आपका जो उम्र है, जो समय चल रहा है वो स्ट्रगलिंग फेज है, इसमें आपको स्ट्रगल करना है। एक बार आपने मेहनत करके इस फेज को ओवरकम कर लिया तो पूरा फ्यूचर आपका ब्राइट है। तो प्लीज फेलियर मत बोलना खुद को। एक लाइन है ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इस बात को याद रखना है और इन्हीं लाइनों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। पहले तो समझते हैं इस मूल कंसेप्ट्स की पूरी कहानी को। मैं आपको बता देता हूं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है। देखो वैसे तो आपने बहुत मूल कंसेप्ट्स के लेक्चर देखे होंगे पर आज के इस लेक्चर में आपको फील मिलेगा जो शायद इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ाई गई होंगी। इस चीज को मैं ओपन हार्ट से एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ऐसे कंटेंट को मैं लेकर के आया हूं, ऐसे रिलेवेंट सोर्स इस कंटेंट को लेकर के आया हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन भाई पीक पर होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर हम आएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे और इसी क्लास में हम जेईई मेंस और एडवांस के अलॉन्ग विद द नीट लेवल क्वेश्चन भी करेंगे। सर इस नीट बैच में आप जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? मेरे भैया नीट का पेपर आपने देखा होगा, इस बार किस तरीके से नीट ने अपने लेवल को अपग्रेड किया है, तो क्यों ना हम अपने लेवल को अपग्रेड करें। तो नीट के क्लास में ही हम आपको जेईई मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चन को कराएंगे ताकि मेरा हीरो जब नीट में जाए तो नीट एग्जाम को फोड़ गया है ना भाई। तो चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। देखो भाई सबसे पहले हम इस चैप्टर में मैटर वेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, वो सब क्लास 9 10 की बातें हैं। हम क्लास 11th और जेईई नीट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने बहुत सारी बातों को पढ़ रखा होगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। आज की क्लास में हम सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर बच्चे को पता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बताओगे सर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक मास के फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप कहोगे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। इवन हर बच्चा इस चीज को जानता है, उसे केमिस्ट्री का से भी नहीं आता है फिर भी वो बात बता देगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। बट जब आप नीट और जेईई लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हो तो इस टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में आपको समझना होता है। ये तो हर बच्चे को पता होता है पर ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रही है मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में, कोई भी फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, जो आपका रिएक्टेंट का मास रहता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो आपका टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा बराबर होता है किसके मास के? प्रोडक्ट के। ये होती है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जो टोटल रिएक्टेंट का मास रहता है वो बराबर रहता है प्रोडक्ट के मास के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट सपोज हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, तो ये क्या होता है बेटा? ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुनो बेटा।
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसके मोलिकुलर मास को देखो, इसके मास को देखो, तो इसका जो मास होगा वो 100 ग्राम होगा। आप चाहे कैलकुलेट कर लो। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, और बेटा ये ऑक्सीजन है, 3 एटम है ऑक्सीजन के, 16 3 जा 48। इनको आप जब जोड़ोगे तो पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास आएगा वो 100 ग्राम आएगा। यानी रिएक्टेंट का जो मास है हमारा 100 ग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका भी जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, 100 ग्राम होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्टेंट का मास है वो 100 ग्राम है, तो प्रोडक्ट जो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है, इस तरफ भी जो मास होना चाहिए इन दोनों का, ये 100 ग्राम होना चाहिए। और देखते हैं कैसे। बेटा कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 40। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 16, यानी 40 + 16, इसका मास कितना हो जाएगा बेटा 56 ग्राम। अच्छा ठीक है सर। और कार्बन डाइऑक्साइड के मास की बात करते हैं। इसका मास कितना होगा, कार्बन का 12, और 16 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, 16 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44, सॉरी 16 दूना 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। तो अब अगर इसको हम जोड़ें, इसको अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई, ये 56 और 44 कितना हो जाएगा टोटल 100 ग्राम। यानी प्रोडक्ट की तरफ भी कितना है बेटा 100 ग्राम है, और रिएक्टेंट की तरफ भी कितना है बेटा 100 ग्राम है। तो इससे बात पता चल रही है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का है। बस यही बात बताता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम का मास जो होता है बेटा 40 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इसको हमने जोड़ा 56 हो गया। कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32, इसको जोड़ेंगे तो 44 ग्राम आ गया। इधर देखिए तो हमारा टोटल मास प्रोडक्ट का 100 ग्राम है, और रिएक्टेंट का मास भी 100 ग्राम है। तो भैया एक बात क्लियर हो गई कि यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। अब देखो बहुत बच्चों को चुल मस्ती है, उनको लगता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स भी बराबर होने चाहिए। अगर 1 मोल यहां है तो उनको लगता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड भी होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ ये बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो मासेस हैं उनका टोटल बराबर होना चाहिए। इससे मोल्स से कोई मतलब नहीं है। इधर के मोल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यानी कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये बात बहुत बच्चे ओसिट करते हैं। अब ये मोल्स की पूरी कहानी हम डिस्कस करेंगे, पर आपको मोल्स के ऊपर अपना फोकस अभी नहीं करना है। आपको ये बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। ये लॉ ये कभी नहीं कहता है कि मोल्स बराबर हो। ये लॉ ये कहता है कि मास हमेशा रिएक्टेंट का बराबर होगा प्रोडक्ट के मास से। अब भैया हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। जैसे तुम्हारे जीवन में भी कुछ पाबंदियां हैं, लिमिटेशन है। अभी तुमको फ्री कर दिया जाए कि तुम जाओ आजाद हो, तो तुम ऐसे ऐसे कांड करके आओगे ना कि तुम्हारे घर वाले भी शॉक्ड रहेंगे कि आए ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, तुम इतने दुष्ट प्रजाति के हो। तो इसीलिए हर इंसान पे लिमिटेशन लगाए जाते हैं। कुछ ना कुछ पाबंदियां हर इंसान के ऊपर होती हैं। अब तुम्हें अगर मुक्त कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, तुम रात में 12 बजे आ सकते हो, दोस्तों के साथ में घूम सकते हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो, तो तुम्हारे लाइफ में जब पाबंदी ही नहीं रहेगी तो तुम उड़ोगे, है ना। जैसे तुमको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तुम्हें पढ़ना है अच्छे तरीके से, और अगर तुम्हें कोई एग्जाम ही ना देना हो, डायरेक्ट एमबीबीएस में आपको भर्ती कर दिया जाए, डायरेक्ट एमबीबीएस कॉलेज की सीट मिल जाए, तो क्या आप उसकी गरिमा को समझोगे? क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे? आप आजाद रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कहोगे यार फ्री फंड में तो मिल गया। इसी वजह से इस पैटर्न को बनाया गया है कि सिलेक्टिव बच्चे जाए, पाबंदी लगाई गई, लिमिटेशन लगाया गया कि जो बच्चे 650+ मार्क स्कोर करेंगे उन्हीं को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। भाई समझ रहे हो? इसीलिए कहता हूं पढ़ो पढ़ो। ठीक, आओ भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस लॉ की लिमिटेशन क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ? हाँ ठीक है मास्टर साहब बता दो। देखो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी जहां भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहां पे एनर्जी और मास जो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं।
एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल। ये भाई आइंस्टीन की इक्वेशन है, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा लगाया गया, बता रहे कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कहाँ पे? एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल। ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। और जब बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जब कभी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब इस केस में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट के कुछ मास ऐसा होगा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बना नीट में तो ये स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ भाई, तो ये घड़ी आ गई है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का क्या मास हो जो रेट करे 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट है, यानी AgNO3 है। कौन है भैया? NO3 कौन है? AgNO3 है। जी सर, AgNO3 है हमारे पास में। ओके मास्टर साहब, ये कह रहे हैं कि इसका कितना मास हो, सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास हो। तो अभी मैंने X मान लिया। अगर ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड से, किससे रेट करता है भैया? ये रेट कर रहा है सोडियम क्लोराइड से। तो तुम बताओ क्या होगा बेटा? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा सोडियम, क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। देखो AgCl के साथ मिलके क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा और NaNO3 बन जाएगा। और वही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। वही बात इसमें भी बोला गया है। अब ये कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करे, है ना? और क्या बन रहा है बेटा? तब जब ऐसा हो रहा है, जब सिल्वर नाइट्रेट 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। कितना बन रहा है बेटा? 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर क्लोराइड कितना बन रहा है बेटा? 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। यही क्वेश्चन बोला है भाई कि देखो सिल्वर नाइट्रेट 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से जब रिएक्ट करता है तो 14.35 ग्राम सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड बनता है और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो आप बताओ इस सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास रहा होगा? भैया ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस और नीट लेवल का सवाल है, पर इसके जो कंसेप्ट है वो क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये बात अगर हमको पता है तो इस क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कितना टाइम दे दूं भाई? बताओ कितना टाइम दे दूं मैं आपको? कितना टाइम दे दूं? चलो 1 मिनट का मैं आप सभी को टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट का मैं आप सभी को, या 30 सेकंड का टाइम दे दूं? जी सर, 30 सेकंड का टाइम दिया जाए। ठीक है भाई। एक काम करते हैं, टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगाते हैं, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहाँ गया, कहाँ गया? चला गया क्या? यही तो रहता था। स्टॉप वॉच टाइमर गायब हो गया भाई। हटाओ 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 हटाओ। मैं टाइमर का यूज करना चाहता हूं। चलो तो आप लोग अपने मन से टाइमर का यूज करो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलो 18 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलो करिए 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 करिए। टाइमर जाए भाड़ में, चल ही नहीं रहा है बाप, जल्दी करो यार, क्वेश्चन को जल्दी करो। मैं साइड हो जाता हूं, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए भाई, जल्दी से उड़ा दीजिए। जय माता दी बोल के।
हो गया भाई, बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल। क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज बताता हूं। ये क्वेश्चन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। तो हमको क्या करना है, रिएक्टेंट का जो भी मास है उसको प्रोडक्ट के मास के बराबर कर देना है। तो x प्लस 5.85 ग्राम जो है इसको हम बराबर कर देंगे प्रोडक्ट के मास के जो है 14.35 ग्राम, है ना। 14.35 प्लस 8.5 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताइए मालिक। चलिए आइए कैलकुलेटर का यूज करते हैं और क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो आंसर है उसको हम उठाते हैं। अरे हट जा भाई, चलो बताओ। देखो इसका जो आंसर आएगा 14.35 प्लस 8.5 और यहाँ पे 5.85 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 14.35 और 8.5 को हम जोड़ देंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, जब जोड़ने के बाद में 5.85 घटाएंगे तो जो x का आंसर आएगा, x बराबर बेटा आएगा 17 ग्राम। कितना आएगा, 17 ग्राम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसमें आपसे सिल्वर नाइट्रेट का मास पूछा था। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया बेटा, हमने रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास के बराबर कर दिया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, अब एक नया लॉ हम पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, ये लॉ ये कहता है कि देखो चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि पानी H2O है। अब H2O चाहे नदी का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे जहां का हो, चाहे जहां का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, उसमें जो हाइड्रोजन का मास परसेंट है वो हर H2O में बराबर रहेगा। यानी जो नदी का पानी है उसमें जो हाइड्रोजन का मास परसेंट है वही मास परसेंट हाइड्रोजन का तालाब वाले पानी में भी रहेगा और वही मास परसेंट हाइड्रोजन का उस कुएं वाले पानी में भी रहेगा। यानी कि सोर्स कुछ भी हो कंपाउंड का, जो मास परसेंट होता है किसी भी एलिमेंट का वो कांस्टेंट रहता है। अब जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन के केस में ही हो, ऑक्सीजन, भाई H2O में ऑक्सीजन भी तो रहता है। पहले तो इस लॉ को समझते हैं। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड जो होता है वो हमेशा बनता है मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक अगर एलिमेंट, अगर एक कोई कंपाउंड बन रहा है जैसे H2O बन रहा है तो H2O बनने के लिए दो हाइड्रोजन के एलिमेंट चाहिए और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट चाहिए, तभी जाकर के H2O बन पाएगा। तो ये लॉ यही बोलता है, इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा किन चीजों से मिलकर के बनता है, अगर उसमें सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाई मास, तभी वो कंपाउंड बन पाता है। ठीक है बेटा, अब इस चीज को मैं आपको और समझाता हूं। ये जो अंग्रेजी की लाइन है आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब आप ये लाइन पढ़ोगे। ये सबसे आसान लाइन है जो आपको इस लॉ को बहुत बारीकी तरीके से समझा देगी। ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाई मास, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास परसेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इवन इफ द सोर्स ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज हमारे पास में वाटर है, H2O है। अब ये H2O जो है बेटा ये किस सोर्स का है, आपने इसको नदी से लाया है, तालाब से लाया है, कुएं से लाया है, समुद्र से लाया है, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये H2O कंपाउंड है तो इसमें जो हाइड्रोजन का मास परसेंट रहेगा वो कितना रहेगा, भाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 एटम है तो 2, और इसका पूरा मास कितना होता है H2O का 18, तो 2/18 इंटू 100 करेंगे बेटा तो इसका जो मास परसेंट आएगा 11% समथिंग आएगा, 11.11% समथिंग आएगा, है ना, यही तो आएगा। तो बेटा ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। ऐसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, यहाँ पे इसका मास होता है 16, पूरे का मास होता है 18, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, इसको देखते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग कितना आएगा, करो करो करो, सॉल्व करिए मैथ, थोड़ा सा तो हसल करो, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करो। हाँ भाई बोलो बोलो भाई, 2/18 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 11.11%। ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हो, 16/18 इंटू 100 करिए, 16/18 इंटू 100 करिए तो 88.89% आएगा, 88.89% आएगा। जी सर आएगा। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि चाहे नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो,
उसमें जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रहेगा बाई मास वो 11.11% ही रहेगा। उसमें जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा ना वो 88.89% ही रहेगा। फर्क नहीं पड़ता है कि पानी कहां से ला रहे हो। तो किसी भी कंपाउंड में जो मास परसेंट होता है एलिमेंट का वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। कोई भी कंपाउंड है, कहीं से कोई भी उसका सोर्स क्यों ना हो। भाई ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय मास will always remain same even if the source of compound is different। उस कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, कुछ भी सोर्स हो, कहीं से भी आप पानी लेकर के आओ, पर अगर वो कंपाउंड H2O ही है ना, कहीं से भी आप ला रहे हो, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जो है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, कहीं से आप लेकर के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब जैसे इसका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाले मास परसेंट, तो इसका मास 2, इस पूरे कंपाउंड का मास 18 इंटू 100 कर दिया तो इसका 11.11% आ गया। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले तो ऑक्सीजन का मास 16, पूरे कंपाउंड का मास 18 इंटू 100 कर दिया तो 88.89% आ गया। यानी ये चीज कांस्टेंट रहेगी, पानी किसी भी सोर्स से लेकर के आओ। ठीक है भाई, आइए आइए आपको समझाते हैं इस लॉ की लिमिटेशन। अब जैसे इसकी भी लिमिटेशन है, उस वाले केस में हमने पढ़ा था कि भाई उसकी लिमिटेशन क्या थी, न्यूक्लियर रिएक्शन में उसको यूज नहीं कर सकते थे। ऐसे इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशन है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। इस लॉ को आप वहां नहीं लगा सकते हो अगर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। अब ऐसा ये क्यों है मैं आपको समझाता हूं। विच में बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन के आइसोटोप्स हो सकते हैं ना। मान लो इस कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कार्बन है इसमें कार्बन 12 वाला आइसोटोप है और इसमें जो कार्बन है वो 14 वाला है, यानी कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं। यहां पे मान लो जो कार्बन है वो 12 वाला है और यहाँ पे जो कार्बन है वो 14 वाला है। अब इस केस में कंपाउंड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, पर बेटा इसका अगर मैं मास परसेंट निकालूंगा तो इसका मास तो इस बार 12 रहेगा 12 और इसका पूरे का मास कितना रहेगा 44 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कुछ और आएगा। पर बेटा अगर हमने कार्बन 14 वाला ले लिया यानी जिसका मास 14 हो तो उस केस में क्या होगा, अब इसका 14 प्लस 32 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसका मास 46 हो जाएगा और इसका इंडिविजुअल मास 14 है तो आप 14 बाई 46 इंटू 100 करेंगे तो इसका मास परसेंट कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये यहाँ पे कार्बन 14 का आइसोटोप है और यहाँ पे कार्बन 12 का आइसोटोप है। तो जब आइसोटोप्स आ जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट बाई मास भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आइसोटोप्स के केस में आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं लगाना है। आइसोटोप्स के केस में इसकी लिमिटेशन है। जैसे आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं लगाना है, सेम वे में इस लॉ को भी हमको आइसोटोप्स के केस में नहीं लगाना है। ठीक है भाई, आइए आगे इस चीज को समझते हैं। अब एक चीज है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि इस लॉ का उल्टा सही नहीं है। इसका क्या मतलब है सर? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा ये बहुत हाई लेवल चीजें हैं, आपको ना हम बहुत बेसिक पढ़ा करके नीट एग्जाम जेई एग्जाम नहीं निकलवा सकते हैं। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, क्योंकि नीट में अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। अब इस लॉ का रिवर्स नहीं ट्रू है, इसका क्या मतलब है? देखो हमने आपसे कहा कि मान लो एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मान लो इसका एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, या यहाँ पे काम कर लेता हूं मैं वाटर को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? वाटर को ले लेता हूँ, H2O को ले लेता हूँ। मान लो कि इन दोनों केसेस में H2O है। अब एक बात बताओ, ये भी H2 है ये भी H2 है तो ये दोनों सेम कंपाउंड है, तो इसमें जो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन रहेगा और इस कंपाउंड में जो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वो दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, दोनों H2O है तो इसमें जो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वही इस कंपाउंड में भी रहेगा, इसमें जो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वही इस कंपाउंड में भी रहेगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड क्या है बेटा? सेम है। तो अगर सेम कंपाउंड है तो उनका मास परसेंट क्या रहता है? एलिमेंट का सेम रहता है। अगर ध्यान से सुनना, अगर कंपाउंड सेम है दोनों H2 हैं तो दोनों के केसेस में जो मास परसेंट होगा एलिमेंट का वो सेम रहेगा। अब इसका उल्टा कर दो, अगर कंपाउंड सेम है तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम है, पर अगर बेटा मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम हो तो क्या कंपाउंड सेम हो जरूरी है? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सेम कंपाउंड है तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम होगा। जैसे दोनों H2O थे तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन सेम था, पर अगर मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम हो तो क्या कंपाउंड सेम हो जरूरी है?
नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास में C2H5OH और एक कंपाउंड है CH3OCH3, इसको बोलते हैं ईथर। ये आपस में एक दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। आओ देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब निकालोगी तो यहाँ पे 2 कार्बन है ना बेटा, 2 कार्बन है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 2 कार्बन यहाँ भी है और 2 कार्बन यहाँ भी है। इसका जो मास है बेटा टोटल, वही इसका भी मास है, यानी दोनों का मास सेम है। इसका जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वही इसका भी परसेंटेज ऑफ कार्बन है। इसका जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वो इसका भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, चाहे निकाल के देख लो, है ना बेटा। इनका जो पूरा मास है, इस कंपाउंड का जो पूरा मास है वो भी बराबर है। यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। तो बेटा ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सब में सेम है, यानी इनका मास परसेंट एलिमेंट का सेम है, बट फिर भी ये कंपाउंड अलग अलग है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर कंपाउंड सेम है तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम होगा, पर अगर मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कंपाउंड भी सेम हो। उसका एक एग्जांपल है अल्कोहल और ईथर, ये दोनों आपस में आइसोमर्स है, इनका मास सेम है, इनका मास परसेंट ऑफ एलिमेंट सेम है, बट फिर भी ये कंपाउंड अलग है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इस कंपाउंड का रिवर्स ट्रू नहीं है। ये क्या कहता है कि एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड इन द सेम मास रेशियो, एलिमेंट्स सेम मास रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, बट कंपाउंड में भी डिफरेंट, लेकिन कंपाउंड अलग हो सकता है। देखो मास रेशियो उनकी सेम है, लेकिन कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। इसी वजह से कहा जाता है कि रिवर्स इस लॉ का ट्रू नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन को आप करिए भाई, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को फटाक से उड़ा दीजिए आप लोग, फटाक से उड़ा दीजिए भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा आप देखिए। ये कह रहा है 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल्स बर्न्ट इन ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं कि कोई सर्टेन कोई मेटल है, कोई भी मेटल है ना, उसका 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, कोई भी मेटल है, बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, और वो क्या दे रहा है बेटा, 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। कोई मेटल है, वो मेटल कितना है बेटा, वो जो मेटल है वो है बेटा 1.80 ग्राम, इसका मास कितना है, 1.80 ग्राम है। और बेटा वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, और जब ये ऑक्सीजन से बर्न करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसकी वेट हमको गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है इसकी जो वेट है वह है 1.50 ग्राम। कितना है बेटा, 1.50 ग्राम। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है, नहीं बर्न्ट इन ऑक्सीजन के 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना, 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। देखो बर्न्ट इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो कितना दे रहा है, 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है सर, तो इसको मैं शॉर्ट शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि एक गिवन मेटल था, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये गिवन है कि मेटल जो था उसकी जो वेट थी वो कितनी थी भाई, उसकी जो वेट थी वो 1.80 ग्राम थी। जी सर, ये तो गिवन है। दूसरी बात, जब रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना मेटल ऑक्साइड, और इसकी जो वेट है वो कितनी ग्राम है बेटा, 3 ग्राम है। अब सुनो ध्यान से, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है 1.50 ग्राम ऑफ द सेम मेटल। अब इसी सेम मेटल, जो मेटल यहाँ पे था उसका 1.50 ग्राम हमने लिया, वही सेम मेटल है ना, 1.50 ग्राम ऑफ मेटल हमने लिया। ठीक है, तो नहीं मेटल लिया, सेम मेटल लिया, उसका 1.50 ग्राम लिया। ठीक है, हीटेड इन स्टीम गिव 2.50 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। और जब हमने इस बार इसको स्टीम से हीट कराया, पिछली बार हमने इसको ऑक्सीजन से हीट कराया था तो उसका मेटल ऑक्साइड बना था 3 ग्राम का। अब इस बार हमने इस मेटल को स्टीम से हीट कराया, तब फिर क्या बना, तब भी इसका ऑक्साइड बना। और इस बार जब इसका मेटल ऑक्साइड बना ना, तो उसका जो मास था वो कितना था भाई, उसका जो मास था वो कितना था, ये था 2.50 ग्राम। कितना था भैया, 2.50 ग्राम। यानी इस बार भी हमने वही मेटल लिया, मेटल हमने वही लिया, मेटल हमने लिया, और मेटल कितना लिया बेटा, सेम मेटल लिया, और इसका कितना मास लिया, इसका मास लिया हमने 1.50 ग्राम। कितना लिया, 1.50 ग्राम। अब बताओ, ये कह रहे हैं सो दैट दीज रिजल्ट इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बताओ कि क्या ये जो रिजल्ट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल निकालो आप, अगर परसेंटेज ऑफ मेटल दोनों में सेम है तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भाई फॉलो कर रही है, क्योंकि मेटल सेम है तो मेटल ऑक्साइड दोनों में बनेगा। अब उस मेटल ऑक्साइड में जो मेटल है उसका मास परसेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। भाई दोनों मेटल ऑक्साइड ही है ना,
और दोनों मेटल भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेटल सेम है और मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो दोनों में परसेंटेज मास ऑफ मेटल बराबर होनी चाहिए। तो परसेंटेज मेटल निकाल रहे हैं इन मेटल ऑक्साइड, तो कितना आएगा भाई, पहले इसका मास परसेंट, पहले इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे मेटल की, ये कितना था 1.80 ग्राम, तो इसको मैं 1.8 कर देता हूं, और ये 3.0 तो इसको मैं 3 कर देता हूं, इंटू 100 कर देता हूं। अब इसमें कितना मास परसेंट आएगा, और दूसरा इसमें भी परसेंटेज ऑफ मेटल निकालता हूं इन मेटल ऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे, 1.5 अपान 2.5 इंटू 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करें, अगर इन दोनों में चीजें क्लियर है, अगर इन दोनों में परसेंटेज ऑफ मेटल सेम रहते हैं तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे चीजें हमारी सेम है। आइए भाई देखते हैं, आप निकालो इसमें 1.8 इंटू अपान 3 करो इंटू 100, 1.5 अपान 2.5 इंटू 100 करिए और फिर बताइए कैसा है। करिए 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 भाई, करिए और बताइए। जल्दी भाई जल्दी, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है पर बेटा बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। चलो भाई करते हैं। तो भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 1.8 इंटू 3 है, आप पॉइंट हटाओगे तो 30 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे भी 60% आएगा। और बेटा 1.5 2.5 इसको भी हटाओगे, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, और यहाँ पे भी जो परसेंटेज ऑफ मेटल है वो कितना आएगा बेटा, ये भी 60% आएगा। यानी दोनों केसेस में कितना आएगा बेटा, 60% आएगा। यानी यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ मेटल 60 है, यहाँ भी परसेंटेज ऑफ मेटल 60 है। तो क्या बता रहा है कि एक मेटल ऑक्साइड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ मेटल है, यानी परसेंटेज मास ऑफ मेटल है, वो दोनों में बराबर है। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट या मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। आगे बढ़े भाई, जी सर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और है भाई, इसको भी कर सकते हैं। ये कह रहा है 2.60 ग्राम of copper metal when treated with nitric acid followed by ignition of the nitrate give 2.70 ग्राम of copper oxide। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2.16 ग्राम कॉपर है ना, क्या है बेटा, कॉपर है। और ये कॉपर मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा, ये बनाता है 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो क्या बनाता है ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और उसका जो मास रहता है वो कितना रहता है बेटा, इसका जो मास रहता है वो रहता है 2.70 ग्राम। मैं आपको सिखाता हूं कि क्वेश्चन लेंथी दिखते हैं पर ये कितने आसान होते हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2.16 ग्राम कॉपर था और जब उसका रिएक्शन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बना, उसका मास कितना है 2.70 ग्राम। फिर क्या हो रहा है, इन अदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसमें बता रहे हैं कि 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड है और इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, है ना, अपान रिडक्शन विद हाइड्रोजन गिव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, और इस केस में कितना है कॉपर, 0.92 ग्राम है कॉपर। अब बताओ कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो भाई यहाँ पे 2.16 ग्राम कॉपर था और कॉपर ऑक्साइड कितना था 2.70 ग्राम। यहाँ पे 0.92 ग्राम कॉपर है और कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15 ग्राम। दोनों में परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लो। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर रहेगा 2.16 अपान 2.70 इंटू 100। ठीक है भाई, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना रहेगा, परसेंटेज ऑफ कॉपर यहाँ पे रहेगा 0.92 अपान 1.15 इंटू 100। आप दोनों को सॉल्व करो, देखो क्या परसेंटेज ऑफ कॉपर दोनों में सेम आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करिए भाई, जल्दी से सॉल्व करिए, देखिए क्या परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 216 अपान 270 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कॉपर जो आएगा वो 80% आएगा। कितना आएगा, ये 80% आएगा। और यहाँ पे भी जो परसेंटेज ऑफ कॉपर आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये भी 80% आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 80% आएगा, यहाँ भी 80% आएगा। यानी दोनों में परसेंटेज ऑफ कॉपर अगर 80% है, यानी कॉपर ऑक्साइड में किसी भी सोर्स का कॉपर ऑक्साइड हो, भाई इसका हमने रिडक्शन कराया तब हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिला तो उसमें भी परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम है ना, देखो। और जब हमने कॉपर का रिएक्शन करा नाइट्रिक एसिड के साथ तब जब हमें कॉपर मिला उसका भी परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम है। तो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स आपका कुछ भी हो, कहीं कुछ भी सोर्स हो, पर अगर वो कंपाउंड है जैसे कॉपर ऑक्साइड है
तो उसमें जो कॉपर का मास परसेंट रहेगा वो सेम रहेगा। यही तो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। भाई पानी है, पानी कहीं का भी हो, उसमें जो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन रहेगा या जो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो भाई अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसका आपको बहुत ही देर से इंतजार था। ये लॉ क्या कहता है, जैसे देखो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहले मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक एलिमेंट कार्बन है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बना सकता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। पर एक बात बताओ, अगर ये कार्बन, देखो ये जो कार्बन है अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। बिल्कुल सर। अगर यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। यानी ये जो कार्बन है ये एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड को बना सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो ऐसा नहीं केवल कार्बन ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O2 बना सकता है। यानी इस दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में, हर एलिमेंट के पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिल करके एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बना सकता है। अब देखो ध्यान से सुनो, यही होती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की कहानी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। जब भी कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, when two elements combine to form multiple compound, भाई दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो क्या होंगे, एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बनेंगे, मल्टीपल कंपाउंड बनेंगे। द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, अब यहां से ये लाइन बच्चों को थोड़ी कम समझ में आती है जो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। यही बात मुझे आपको समझानी है। अब बेटा जब भी कभी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो मिला बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, इन दोनों की कहानी को समझो। इसमें अगर आप देख रहे हो तो कार्बन जो है इसका मास फिक्स है, कार्बन का मास फिक्स है भाई, ये 12-12 ही है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसका मास 32 है। यानी कभी भी जब कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स रहता है, और नहीं फिक्स रहता है तो आप फिक्स कर सकते हो। अभी मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो सुनो, आप ध्यान से सुनो। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 भी बनाता है। तो यानी दो तरीके कंपाउंड बन सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें अकेला कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो आप ध्यान से देखो, इस केस में चाहे ये वाला कार्बन हो इसका जो मास होगा, और CO2 में ये वाला कार्बन जो होगा इसका जो मास होगा वो तो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है और O2 है, इस भाई यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32। तो भाई देखो ध्यान से, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी कभी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा तरीके कंपाउंड बनाता है तो उसमें एक एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स रहता है, और ये जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट हैं जैसे ऑक्सीजन और O2 इनका मास अलग अलग है। ये किस में होते हैं, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। भाई अगर आप 16/32 कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा 1:2। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो आप एक क्वेश्चन का इंतजार करो जहां से आपको ये चीज बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे सामने नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के N2 भी बना सकता है। जी बिल्कुल सर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के NO बना सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 बना सकता है। ऐसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर के N2O3 बना सकता है, और बेटा N2O5 बना सकता है। यानी जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक से ज्यादा तरीके का कंपाउंड बना सकता है, मल्टीपल कंपाउंड बना सकता है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं, भाई पहले हमारा कौन सा कंपाउंड था, N2O था, तो मैंने N2O को लिख लिया, एक कंपाउंड N2O बना, एक कंपाउंड NO बना, और एक कंपाउंड NO2 बना। ठीक है भाई, NO2 बना, एक N2O3 बना, ठीक है, और एक N2O5 बना। ये हमारे कंपाउंड जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला करके बना रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें नाइट्रोजन का मास
और ऑक्सीजन के मास को देखो। भाई एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है सर? एक नाइट्रोजन का मास होता है 14। ठीक है सर, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? यहाँ पे सर 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 18। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन है तो इसका मास 16 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे अकेला नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 14, और इसका मास कितना हो जाएगा? 16। भाई अकेला ऑक्सीजन है ना? ध्यान से सुनो। जी सर बिल्कुल। अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं कह दूं ये वाला नाइट्रोजन NO2, इसमें नाइट्रोजन कितना है? इसका मास कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ पे जो O2 है इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? O2 का मास हो जाएगा 32, N2 है तो 28 है ना, O3 है तो 48, भाई 16 3 जा 48, और N2 है तो 28, और 16 5 जा 80। अब जरा आप ध्यान से समझो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दूं, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि अगर एक एलिमेंट का मास मैं फिक्स कर दूं, भाई ये 14 14 है, अब अगर मुझे इसको 28 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगा दूं, भाई ऑब्वियस सी बात है 2 लगा दूंगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इंटू 2 हो जाएगा, तो 14 था इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब बेटा ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा, भाई 2 लगा दिया है आगे, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना? और इधर ये 32 था तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 64 हो जाएगा। भाई ध्यान से सुनो, हमने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन हमारा 28 हो गया, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 32 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन पहले कितना था? पहले इसका मास 32 था, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 64 हो जाएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो, यानी अब आप इस केस में देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन जो है वो 28 28 28 28 28 है, यानी नाइट्रोजन का मास जो है वो फिक्स है। तो इस केस में बेटा जो ऑक्सीजन होगा उसके जो मास होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। भाई आप 16:32:48:80 करोगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे 1:2:3:5, ये आपके सिंपल होल रेशियो में होंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो सिंपल होल रेशियो में आए यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड्स बनाता है तो उसमें से अगर एक एलिमेंट की मास को फिक्स कर दे तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी जो मासेस की रेशियो होंगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगी। ये आपका कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। भाई हमारे सामने नाइट्रोजन ऑक्सीजन था तो हमने देखा कि यहाँ पे एक एलिमेंट की मास को हमने फिक्स कर दिया, ये 14 था तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 हो गया। अब यहाँ पे 2 लगा दिया था आगे, तो भाई इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर के मास सारे 28 28 28 है, इधर के मार्क्स फिक्स हो गए। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स है तो जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है उनकी जो मास रेशियो होंगी वो सिंपल होल रेशियो में होंगी। वो हमने देखा कितने 1:2:3:5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है ये भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे ही है। ये कह रहा है, देखो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर बताता हूं, अगर तुम इस लेक्चर में आए हो मजे लेने के लिए तो ये लेक्चर मजा लेने के लिए नहीं है। मैं जेन्युइनली नीट का वो कंटेंट पढ़ा रहा हूं और मैं जे लेवल का कंटेंट दे रहा हूं। मैं आपको इजी इजी क्वेश्चन करा के आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगा नीट में अच्छे पेपर आएंगे, टाइम टाइम फिस, कहानी समाप्त। मेरा मेन टारगेट है कि मैं आपको वो रिलेवेंट सोर्स पढ़ाऊंगा, वो रिलेवेंट कंटेंट दूंगा जो आपके नीट में एज इट इज आएगा। हम अपने लेवल को अप करके चलेंगे, हम लोअर लेवल क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब हमें क्वेश्चन को हाई लेवल पे करना है, हमें जे लेवल का क्वेश्चन करना है, तब हम जाकर के इस नीट वाले एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सिर्फ एक मंत्र है नीट एग्जाम को क्लियर करने का, आप जे एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करो और कुछ मुश्किल नहीं होता। मैं कहता हूं जे एडवांस सर, जे एडवांस का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई कंसेप्चुअल पेपर हो रहा है ना, और क्यों तुम नहीं पढ़ सकते हो? तुम अपने आप को कम क्यों समझते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जे एडवांस के क्वेश्चन को नहीं फोड़ सकते हो? भाई जब कंसेप्ट ही वही है तो क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें पढ़ा रहा है ना मास्टर, पूरे यूट्यूब के ऊपर फ्री में ऐसे बैच को लेकर के आया हूं जिसमें जे लेवल का कंटेंट दे रहा हूं नीट एग्जाम के लिए। पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि फ्री में जे लेवल का कंटेंट दे रहा है नीट एग्जाम के लिए। मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं इस चीज को कि अभी आपको जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत है क्वालिटी कंटेंट की।
अभी आपको इजी इजी चीजों को पढ़ा करके मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता हूं, पर जब एक्चुअल में नीट का पेपर आएगा तो टाइम टाइम फिस हो जाओगे, जो इस बार हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे अर्पित नीट का कोई भी बच्चा इस बार मेडिकल कॉलेज में ना जाए। मैं चाहता हूं हर बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं। चलो भाई देखते हैं, अगर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो P2O3 भी बना सकता है ना, P4O10 भी बना सकता है, P4O6 भी बना सकता है और P2O5 भी बना सकता है। मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिल करके बहुत अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स को बना सकता है। अब बेटा ध्यान से सुनो, इन जितने भी तरह के कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसमें अगर फास्फोरस और ऑक्सीजन की मास को देखूं तो देखो, जो फास्फोरस होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो 31 होता है। कितना होता है? 31। तो P2O3 में फास्फोरस का मास कितना होगा? 31 इंटू 2 62। ऑक्सीजन का 3 एटम है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 3 जा 48। यहाँ पे फास्फोरस का मास कितना होगा बेटा? P4 है, यानी 31 4 जा 124, और यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है तो 16 10 जा 160। यहाँ पे फास्फोरस का मास 124, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 96, 62, 80। अब बेटा अगर मैं इसमें से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दूं, किसी एक एलिमेंट के मास को मैं फिक्स कर दूं, तो क्या होगा बेटा? अगर मैं एक एलिमेंट की मास को फिक्स कर दूंगा तो भाई जो दूसरा वाला होगा ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये सिंपल होल नंबर रेशियो में हो जाएगा। अब अगर मैं इसे फिक्स करना चाहता हूं तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई यहाँ पे 62 है, अगर मैं चाहता हूं इसको फिक्स करना तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे हम। जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो 62 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 124। तो हमारा ये 124 हो जाएगा। तो भैया ऑक्सीजन को भी इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 2 लगाया तो फास्फोरस 2 हुआ तो ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा, तो 96 हो जाएगा। अब बेटा यहां पे भी मैं 2 लगा देता हूं, क्योंकि इसको भी 124, इसके सारे जो मासेस है ना सबको 124 124 124 कर दूंगा। यही तो कहते हैं कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो तो जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो उसके जो मासेस के रेशियो होंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। तो 62 इंटू 2 करूंगा बेटा, यहाँ पे भी 124। अब बेटा क्योंकि यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा तो 160 हो जाएगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे सबके केसेस में देखो, एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स किया, ये भी 124, ये भी 124, ये भी 124, ये भी 124। अब इस केस में जब एक एलिमेंट की मास को हमने फिक्स कर दिया, जो तो दूसरे एलिमेंट्स हैं अगर मैं उनका होल उनके मासेस के रेशियो को लूं 96 160 96 160, तो बेटा क्या होंगे? ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे और ये आएंगे 3:5 3:5 के रेशियो में, और ये जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि अगर एक एलिमेंट की मास को हम फिक्स कर दें तो जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनके जो मासेस के रेशियो होते हैं वो सिंपल होल नंबर में होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले लिमिटेशन को समझ लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है। भाई देखो ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फेल कर जाता है कई केसेस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस लॉ को आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मत लगाना, क्योंकि देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ये कार्बन की कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और जो कार्बन होता है वो अदर एलिमेंट के साथ मिलकर के सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से इस लॉ को हम वहां पे नहीं लगाते हैं। तो आपको सीधे ही चीज याद रखनी है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, जी सर, एक कंपाउंड है C2H6, जी सर, एक कंपाउंड है C3H8। बेटा इसके मासेस को हमने लिख लिया 12 24 36, हाइड्रोजन का 4 6 8। अब सुनो हमारी कहानी को, मेरी बात को समझो। बेटा मैं एक काम करता हूं, इन सबके मासेस को क्या कर लेता हूं, सेम कर लेता हूं। तो एक तो तरीका है कि या तो मैं इसको 36 कर लूं, या तो 24 कर लूं सबको, और या तो 12 कर लूं। तो चलो मैं 12 कर लेता हूं, इसको हाफ कर देता हूं। तो 24 को हाफ कर दूंगा, यहाँ पे हाफ कर दूंगा। अगर मैं हाफ करूंगा दोनों तरफ तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? इसको हाफ करूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया। और 36 का 1/3 कर दूं, 36 को 3 टाइम कम कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 12। यानी इधर के मासेस को हमने 12 कर दिया। अब बेटा अगर इधर के 1/2 किया है, इसको हाफ किया है, तो इसको भी हाफ करूंगा तो ये हाफ होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 8 को 1/3 से 8 का अगर मैं 3 टाइम्स कम करूंगा, 8 इंटू 1/3 करूंगा तो ये आएगा 2.67। तो इस केस में आप देखो इसके जो मासेस की रेशियो आ रही है वो आ रही है 4:3:2.67। आप बताओ क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है? नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको फिर से समझाऊं एक बार, मैं फिर से समझाऊं। आओ भाई एक बार फिर से समझाते हैं आपको। हमने कहा एक CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये हमारे पास में कंपाउंड्स हैं। अब हमने क्या कहा,
अब हमने कहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाओ, तो पहले देखो इसमें कार्बन की मासेस कितने हैं, हाइड्रोजन की मासेस कितने हैं। भाई इस केस में कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा बेटा, 12 होगा। इस केस में 24 होगा। यहाँ पे C3 है तो 36 होगा। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 होगा, 6 है तो 6 होगा, 8 है तो 8 इसका मास होगा। अब बताओ अगर मैं एक एलिमेंट की मास को फिक्स कर दूं, मास को फिक्स करने का तरीका क्या है बेटा, एक काम कर लेता हूं मैं, सबको 12 कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको 12 करना है तो इंटू 1/2 करूंगा, तो भाई यहाँ पे 1/2 लगा देता हूँ आगे, तो इसको आधा करूंगा तो हमारा 12 हो जाएगा। और 36 को 12 बनाना है तो 1/3 लगा दूंगा आगे, तो इंटू 1/3 करूंगा तो हमारा ये 12 हो जाएगा। अब बेटा सेम वे में अगर मैंने इसको हाफ किया तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और इसको थ्राइस करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 2.67। अब इस एलिमेंट के मास को हमने फिक्स कर दिया है। एक एलिमेंट के मास को अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनके जो मासेस होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आने चाहिए, पर देखो यहाँ पे होल नंबर रेशियो नहीं है, 4:3:2.67, इट इज नॉट होल नंबर रेशियो। सो द मुद्दा इज कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है, अगर मैं आपको बताऊं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की पूरी कहानी, तो ये सिर्फ ये बोलता है कि जब भी कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इस केस में जो डिफरेंट मास रहता है एक एलिमेंट का, वो एक फिक्स मास एलिमेंट अगर एक कर दे उसके साथ वाले एलिमेंट का, तो वो जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। यही बात बोला जाता है। आपको ये थ्योरी नहीं याद रखनी है, आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक गरम गरम ताजा ताजा सवाल है, आपको इसका आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा ये जो नॉट वर्ड है ना, ये बहुत जरूरी है जीवन में। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो बहुत तेज हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट है, बट वो ना बहुत जल्दी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, इस वजह से वो सिली मिस्टेक करके आते हैं, बाद में वो रोते हैं, कहते हैं मेरे से तो गलती हो गई, मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। आप क्वेश्चन को पढ़ो तो, क्वेश्चन को पढ़ो तो, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखना है। अब एक क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल है, ऐसे बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि जो अच्छा बच्चा होगा जिसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी वो इसमें ज्यादा दिमाग लगाएगा ही नहीं। देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि कार्बन का मास फिक्स है और ऑक्सीजन O2 ये सब क्या होंगे, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। H2O और H2O2 भी सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। पर ये वाला जो कंपाउंड है ये बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि एक में इसमें ऑक्सीजन है और एक में सल्फर है। भाई जब दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तब जाकर के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। भाई कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तब CO2 बना। अब अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तब थोड़ी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को लगाएंगे। इतने जितने केसेस मैंने बताया इसमें दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करके अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बना रहे थे, तब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा रहे थे। दो सेम तरीके नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं, इनके बीच में हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा रहे हैं। लेकिन जब एलिमेंट्स को ही चेंज कर देंगे तो काहे का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वाई वाई वाई। तो भाई ये चीज याद रखनी, इस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगने वाला, समझ रहे हो, नहीं तो मम्मी की चप्पल पड़ेगी। दोस्ती जीत है। देखो भाई जीवन में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त का होना लाइफ में सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपके जीवन में अच्छे दोस्त हैं तो आप सबसे लकी इंसान हो, आपसे अमीर इंसान कोई नहीं है। जीवन में जब कोई मुसीबत आती है ना, तो रिश्तेदार से पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दोस्तों को दी जाती है। जब कभी भी मन उदास होता है तो जिस व्यक्ति को आप याद करते हो वो आपके दोस्त होते हैं। जब कभी आपको बहुत ज्यादा खुशियां मनाने का दिल करता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मन करता है, तो जो व्यक्ति आपके पास में होता है तो आपका दोस्त होता है। जब कभी आप लाइफ में फेल होते हो तो जिस व्यक्ति के पास जाते हो आपका दोस्त होता है। जब कभी मारपीट करना होता है तो जो व्यक्ति आपका साथ देता है वो आपका दोस्त होता है। आपके खराब समय में जब पूरी दुनिया आपको छोड़ जाती है तो जो आपको संभालता है वो दोस्त होता है। पूरी दुनिया जब आपको गाली दे रही होती है तो पूरी दुनिया से लड़ने की जो ताकत रखता है वो दोस्त होता है। और अगर ऐसा दोस्त आपके पास में है तो आप बहुत लकी हो। दोस्त जैसा कोई रिश्ता दुनिया में है ही नहीं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन कॉल्ड फ्रेंडशिप। ये जो दो दोस्तों की कहानी होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। दोस्ती एक पहला ऐसा रिश्ता है
जो बिना ब्लड का होता है, और इसकी जो कहानी होती है वो बड़ी इंस्पायरिंग होती है। दोस्ती एक पहला ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। ये रिश्ता ब्लड का नहीं होता है, ये हम खुद बनाते हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं तो आप बहुत लकी हो भाई। और एक दोस्ती होती है जो आपके किताबों से भी होती है, वो भी आपको करनी है। वो दोस्ती अगर आपने कर लिया तो जीवन में जितने भी दोस्त हैं उनको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, है ना। तो वर्चुअल दोस्त तो बनाओ ही बनाओ, पर साथ साथ में बुक्स को भी अपना एक दोस्त बनाओ। यही है वो जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएगी। ठीक है भाई। चलो बहुत हो गया मास्टर। अब एक लॉ पढ़ते हैं भाई जिसका नाम है गे-लुसेक लॉ, है ना। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। देखो गे-लुसेक लॉ क्या बोलते हैं, गे-लुसेक लॉ क्या बोलते हैं कि देखो ये कहते हैं कि जब गैसेस कंबाइन करती है ना, तो जब गैसेस कोई कंबाइन करती हैं या जब कोई किसी भी रिएक्शन के दौरान गैसेस बनती है, तो ये जो इनका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। क्या कहते हैं गे-लुसेक लॉ, कि जब कभी भी कोई गैसेस कंबाइन करती हैं या गैसेस प्रोड्यूस होती किसी केमिकल रिएक्शन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो इनके जो कंबाइनिंग वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। अब ये क्या बात है मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूं। व्हेन गैसेस कंबाइन और गैसेस आर प्रोड्यूस, जब गैसेस कंबाइन होते हैं, ठीक है सर, या गैसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये किस में होते हैं, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होते हैं, यानी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, लेकिन ये तभी सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में होंगे जब ये जो गैसेस कंबाइन कर रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो। तो गे-लुसेक लॉ आपको तभी लगाना है बेटा जब रिएक्शन, पहली चीज तो रिएक्शन बैलेंस हो, ये आपको जाननी है। गे-लुसेक लॉ तब लगाएंगे, पहली कंडीशन रिएक्शन बैलेंस हो और ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो, तभी ये लॉ लगता है। यानी अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस है और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो आप देखोगे कि ये गैसेस जो कंबाइन करेंगे एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर के HCl गैस बनाती है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, जैसे मैंने इसको बैलेंस कर दिया, अब ये रिएक्शन बैलेंस है और हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो फिक्स है। तो बेटा अगर तुम देखो 1 ml हाइड्रोजन गैस है, वो 1 ml क्लोरीन गैस के साथ मिल करके 2 ml HCl गैस बना रही है। अगर आप इनकी होल नंबर रेशियो देखो तो 1:1:1:2, यानी ये जो गैसेस कंबाइन कर रही हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगी। पर कब, जब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो और टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। इसको मैं आपको एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो N2 है और H2 है, ये मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन क्या है बेटा, बैलेंस है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, सेम टेम्परेचर है और या मैं कह सकता हूं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ये सारी गैसेस जो है वो कंबाइन कर रही हैं, तो उस केस में एक वॉल्यूम, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस बना रही है। अब बेटा अगर एक वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का है तो इस केस में 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का है और यहाँ पे बेटा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन रही है। और अगर आप देखो तो इनकी जो सिंपल होल नंबर रेशियो में है 1:3:2, यानी ये जो कंबाइन कर रही है एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रही है। यही कहता है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ ये बोलता है कि डिफरेंट गैसेस जब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती हैं या कंबाइन करती हैं एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उस केस में जो उनकी कंबाइनिंग रेशियोज होती हैं वॉल्यूम की वो होल नंबर रेशियो में होती हैं। ये होता है गे-लुसेक लॉ। इसमें हम आइए एक क्वेश्चन करते हैं भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है और इसको भाई करते हैं, मजा आएगा। द वॉल्यूम ऑफ N2 बता रहे हैं कि जो वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस की टेकन टू प्रोड्यूस 60 ml ऑफ अमोनिया, यानी N2 गैस से हम कितना अमोनिया बना रहे हैं, 60 ml अमोनिया बना रहे हैं, है ना। और जो N2 गैस है उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 50 ml है। अब देखो ये क्वेश्चन ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको लैंग्वेज से चीजों को समझना है। ये कह रही है वॉल्यूम ऑफ N2 टेकन टू प्रोड्यूस 60 ml ऑफ अमोनिया, यानी नाइट्रोजन गैस का यूज करके अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। कितना NH3 बना रहे हैं बेटा, 60 ml बना रहे हैं। फाइंड आउट दी वॉल्यूम
ऑफ ऑल द गैसेस इन द कंटेनर एट दिस पॉइंट। और तुमसे पूछना है कि बताओ जब ये इनकी वॉल्यूम्स कितनी है गैसेस की कंटेनर में इस पॉइंट पे जब 60 ml अमोनिया बन जा रहा है। इफ 100 ml ऑफ H2 इज आल्सो टेकन टू कैरी आउट द रिएक्शंस। यानी इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूं तो ये कहना चाहते हैं कि 100 ml हाइड्रोजन गैस है और 50 ml नाइट्रोजन गैस है, ये मिल करके 60 ml अमोनिया बना रहे हैं। तो बताओ जब 60 ml अमोनिया बन जा रहा है तो इनकी वॉल्यूम्स फाइनल कितनी है सारी गैसेस की, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने कहा भाई 50 ml नाइट्रोजन था, 100 ml हाइड्रोजन गैस था। तो इनिशियली भाई जब 50 ml नाइट्रोजन गैस था, 100 ml हाइड्रोजन गैस था, तो इनिशियली तो अमोनिया जीरो बनी होगी, पहले तो कोई अमोनिया नहीं बना होगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा बेटा, 60 ml अमोनिया हमने कहा बन गई होंगी। ठीक है सर, तो हमने इसको स्टार्ट कैसे किया, हमने कहा मान लेते हैं कि x भाई 50 ml नाइट्रोजन गैस पहले थी, उसमें से x ml आपकी चली गई। अगर इसकी बेटा x ml गई तो इसकी कितनी जाएगी, इसकी तो 3x जाएगी। और बेटा इसमें बनेगा कितना, बनेगा 2x। अब मैं पूरी कहानी को आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पूरी कहानी को मेरी समझो भाई मेरे बात को समझो। ये रिएक्शन क्या कहना चाहती है कि स्टार्टिंग में 50 ml नाइट्रोजन था, 100 ml हाइड्रोजन था, ये मिल करके 60 ml अमोनिया बना रहे थे। पर बेटा स्टार्टिंग में अमोनिया तो जीरो बना होगा ना, तुरंत से थोड़ी प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी कि रिएक्टेंट को डाला प्रोडक्ट बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। क्या हुआ होगा, 50 ml में से कुछ नाइट्रोजन यूज हुई होगी, कुछ हाइड्रोजन यूज हुआ होगा, तब जाकर के 60 ml अमोनिया बनी होगी। तो हमें नहीं पता ना कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का यूज हुआ, तो हम कह देते हैं, मान लेते हैं x वॉल्यूम नाइट्रोजन का यूज हुआ। अब बेटा यहाँ पे अगर इसका x यूज हुआ तो इसका कितना होगा, इसका तो 3x यूज होगा ना, क्योंकि इसके आगे 3 है। भाई अगर यहाँ पे इसका x यूज होगा तो ये 3 टाइम्स यूज होगा, तो इसका 3x यूज होगा। तो यहाँ पे पहले तो 100 था, अब इसमें से 3x इसका यूज हो जाएगा। और बेटा अगर 3x यूज होगा तो बनेगा कितना अमोनिया, 2x बनेगा। अब हमको पता है कि जो 2x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2x जो अमोनिया बन रहा है वो 60 है, 2x बराबर 60 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 30 ml। अब एक बात बताओ, अब मैं चाहूं तो मैं बता सकता हूं कि फाइनली नाइट्रोजन हमारा कंटेनर में कितना है। भाई x तो यूज हो गया, तो 50 में से x यूज हुआ, x की वैल्यू कितनी 30, तो 50 माइनस 30 कर देंगे तो बेटा जो नाइट्रोजन हमारे पास बची वो कितनी बची, 20 ml बची। ऐसे बेटा 100 माइनस 3x करेंगे तो 100 माइनस 3 x की वैल्यू 30 3 जा 90, तो बेटा बचा कितना 10 ml। और यहाँ पे कितना बचा 2 इंटू 30 60 ml है ना बेटा, ये कितना है 60 ml। तो 20 ml 100 ml और 60 ml ये फाइनल वॉल्यूम है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वॉल्यूम कितनी है, तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगी 20 प्लस 10 प्लस 60 यानी 90 ml। कितना हो जाएगा बेटा 90 ml जो टोटल वॉल्यूम है गैसेस की वो आपकी होंगी। अच्छा ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन भाई और करते हैं, गरम गरम ताजा ताजा सवाल गे-लुसाक्स लॉ पे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। ठीक है भाई, व्हेन 20 ml ऑफ इथेन गैस इज कंबस्टेड, कह रहे हैं भाई 20 ml जो इथेन गैस है उसको हमने कंबस्ट किया, कंबस्टेड मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हमने जलाया। बेटा कभी भी कंबशन जब होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इथेन का हम कंबशन करा रहे हैं, यानी इथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। अब इसको मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है ताकि क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो जाए कंप्लीटली। देन द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस अंडर सिमिलर कंडीशन, तो बताओ कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस होगा। यानी अगर हम इथेन का कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो बेटा किसी भी गैस का जब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। हाँ सर ये तो रिलीज होता है। अब तुम्हें पता है गे-लुसाक्स लॉ तभी लगाएंगे जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो, तो हमने सबसे पहले कंडीशन में हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अच्छा बेटा अब जब रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमने देखा 1 मोल इथेन का 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बेटा 1 मोल इथेन का 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 ml 1 ml इथेन का 2 ml कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है बताओ 20 ml इथेन का जब कंबशन होगा तो कितना CO2 बनेगा। तो भाई 1 ml इथेन 2 ml कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है, तो अगर 20 ml इथेन होगा तो बेटा 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 ml। अब ध्यान से सुनो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, जितने भी क्वेश्चंस को हमने कराया है प्लीज इसको कर लो। इसके बियॉन्ड लॉस पे आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वैसे लॉस से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो आपने लॉस पढ़े, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गे-लुसाक्स लॉ, ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। पर अगर पेपर आएगा तो इन्हीं यही क्वेश्चंस है जिससे पूछेगा। मैंने जो आपको कंटेंट दिया है वो जेई लेवल का कंटेंट दिया है, तो मैं चाहता हूं मैं सिर्फ आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बेटा। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस द क्लास नोट्स क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लास नोट्स क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो बेटा। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, क्लास नोट्स क्वेश्चन। और आज ही मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आज ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक डीपीपी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बेटा? डीपीपी दे रहा हूँ, प्लस डीपीपी। डीपीपी को आप सॉल्व करो। जब आप इस डीपीपी को कर लोगे तो आपकी 100% बेटा, 100% इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, 100% आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर में आने के लिए। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना, शिद्दत के साथ थैंक यू बोलना चाहता हूँ बेटा। थैंक यू सो मच। आप आज की क्लास में आए और आपने अर्पित नीट बैच की पहली क्लास अटेंड की, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ लगातार कंसिस्टेंसी से बने रहेंगे, है ना, और जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, है ना। वही है ना कि आज मैंने क्लास की स्टार्टिंग में एक शायरी बोली है, एक लाइन बोली है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जिंदगी में हार न मानो, हमेशा चलते रहो, 10 बार गिरो फिर उठो। दुनिया कहे पागल है, बोलने दो पागल। तुम ना गिव अप मत करना, लोग गिव अप कर जाते हैं यार, तुम गिव अप मत करना बस। जो अगर दुनिया हंस रही है हंसने दो, लोग ताने मार रहे हैं मारने दो। कब तक मारेंगे ताने भाई? मारते हैं मारने दो, एक दिन तो कमबैक होगा भाई, उस दिन का इंतजार करो। लोग तुम्हें कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पा रहा है, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, दिमाग में उस चीज को लेना ही नहीं है। तुमसे बेटा कोई कभी खुश नहीं रहेगा। तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते ना, तब भी दुनिया तुमसे खुश नहीं रहती। तुम कल को बहुत पैसा कमाओगे ना, तब भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो लोगों के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है यार, अपन को तो अपना काम करना है। पढ़ाई करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मिलते हैं अर्पित नीट बैच के अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।